हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं शिवम गुप्ता, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आई होप तुम लोगों की जो तैयारियां हैं, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए बच्चे और जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। पता है कि हम लोग के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, और हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं आप लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं। तो हम लोग आज बायोलॉजी का जो चैप्टर्स हम लोगों ने अभी तक स्टडी करे हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैचेस में जो भी हमने पढ़ाया है, ऑल चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व करके। देखो एक चीज समझो, जो एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उससे हमें पूरा जितना का जितना हमने पढ़ रखा है उन सभी चैप्टर्स का एक रिवीजन हो जाता है। एमसीक्यूज सॉल्व करने से कंसेप्ट जब क्लियर होते हैं तभी आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग आज जितने सिलेबस में, जितने बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को इंक्लूड करके 50 एमसीक्यूज की सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अदर पार्ट में हम लोग फिर नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग रेडी हैं? ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक करेक्ट होगा तो उसको देख करके आप लोगों को ऑप्शन को देना होगा, आंसर देना होगा, ठीक है ना। 4 में से कोई एक आंसर सही, उसको करेक्ट चूज करके आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट करें बेटा। ठीक है बेटा, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है ना। क्लियर है बेटा? बड़ा क्यों? ठीक है, विजिबल है अब? ठीक है, कुछ तो दिख रहा होगा। डन? और बड़ा करना है? ठीक है, अब विजिबल है ना। उधर कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा आपको बताएंगे, वो नोट डाउन करना आप लोग, ठीक है। देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला चैप्टर जो आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स वाटर। विच प्लांट पार्ट कंडक्ट्स वाटर। इसमें से कौन सा है आपको पता है? ये लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन नाम के टॉपिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाटर का कंडक्टेंस पूछा है, ध्यान देना। हमें ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि इसमें पे 4 क्वेश्चन, एक आंसर का, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दे रखा है। तो एक क्वेश्चन के 4 आंसर जो है, तो उसमें चारों में से कौन सा सही और जो नहीं सही है उसका क्या रीजन है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है कि जो 4 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन में सही कौन सा है, जो गलत है उसके भी सही कंसेप्ट को यूज करना है। तो इसमें पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट वाटर। कौन सा पार्ट है प्लांट का जो वाटर को कंडक्ट करता है? 2 पार्ट हमने पढ़ाए थे। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं कॉम्प्लेक्स, उसमें जाइलम और फ्लोएम 2 ऐसे टिश्यूज होते हैं जो वैस्कुलर बंडल्स बोले जाते हैं। दे आर हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। सो जाइलम इज राइट आंसर। जाइलम इज राइट आंसर। यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जाइलम, क्योंकि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। वाटर किसको? वाटर और मिनरल्स दोनों को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम। अगर यहीं पे अगर होता है फूड को ट्रांसपोर्ट, कौन फूड को कंडक्ट कौन कराता है? देन योर राइट आंसर विल बी फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। आपको पता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो आपका फ्लोएम है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड, एंड जाइलम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड मिनरल्स। तो बेटा वाटर एंड मिनरल्स अगर क्वेश्चन में पूछे तो आपको जाइलम पे क्लिक करना है, राइट? ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, लाइफ प्रोसेस का। बताओ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन की एब्सेंस पूछ रहा है। 3 कंडीशंस मैंने पढ़ाई थी, एक तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक में ऑक्सीजन एब्सेंट है, और एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो विच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन में दे रखा है एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। कौन सा सही आंसर होगा? फर्मेंटेशन। आपको पता है एरोबिक में तो सर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, फर्मेंटेशन ही वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। ट्रांसपिरेशन तो सर ट्रांसपिरेशन का मतलब तो होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन क्या है? याद करते रहो। जो ट्रांसपिरेशन है क्या है?
ट्रांसपिरेशन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक ना। तो फोटोसिंथेसिस, ये तो आपका फोटोसिंथेसिस है, एक आपको पता है फूड को प्रिपेयर करती है। सो राइट आंसर विल बी फर्मेंटेशन इज राइट आंसर। फर्मेंटेशन क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है ना। जहां पे एब्सेंस पूछे फर्मेंटेशन, और एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो आपका जो ईस्ट होता है, ईस्ट पढ़ा है ना, यूनिसेलुलर फंगस, वो यूनिसेलुलर फंगस में ईस्ट के अंदर आपका होगा एनएरोबिक। और जो आपका लास्ट में होता है एक लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है हमारी मसल्स में ना। लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। कहां होता है? हमारी मसल सेल्स में होता है। पढ़ा था ना, क्रैम्प्स होते हैं, जब हमने पढ़ा था कि क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पैरों में जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एक्शंस? विच ऑर्गन कंट्रोल्स वॉल्यूंटरी एक्शंस? आप बताइए कि इसमें से वॉल्यूंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन की स्टडी करी थी हम लोगों ने, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, न्यूरल कंट्रोल में। तो उसमें क्या था? सेरेबेलम, सेरेबेरम और मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सेरेब्रम और सेरेबेलम, विच वन इज राइट? सेरेब्रम इज राइट आंसर। सेरेब्रम, सेरेब्रम, सॉरी सेरेब्रम बोला है, यहां पे कौन सा है? राइट आंसर विल बी सेरेब्रम, दिस वन इज राइट आंसर, सेरेब्रम। सेरेब्रम का स्पेशली जो मोटर कॉर्टेक्स होता है बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका इस वॉल्यूंटरी फंक्शंस के लिए। आपको पता है, इसके साथ में दूसरे भी पता होने चाहिए कि किसका क्या काम है, जो इसके, ये तो ठीक है आपने पढ़ लिया। और आपका सेरेबेलम क्या करता है? बॉडी बैलेंसिंग, मतलब इक्विलिब्रियम करता है बेटा, इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। बॉडी बैलेंसिंग, यू कैन से बॉडी बैलेंस करता है। हम जो सीधे खड़े होके चल पाते हैं ना, तो बॉडी को बैलेंस करने काम यही करता है। मेडुला क्या करेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा में हमारे कुछ इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ हमारे सेंटर्स पाए जाते हैं, पता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेंटर्स और आपके सीवीएस का सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर का सेंटर ना, जो हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है। तो ये सारे सेंटर्स जो होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेडुला में, ये भी बात ध्यान रखना। सेरेब्रम आपका मेन रोल प्ले करता है, आपका थिंकिंग, रीजनिंग, इमोशंस और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, एज यू ऑलरेडी नो। स्पाइनल कॉर्ड, इसका मेजर फंक्शन कहाँ पे होगा? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में। ये बातें भी पता होनी चाहिए आपको। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ही अपना मैसेज देता है, जिससे आपको सडन और क्विक रिस्पांस मिलता है, ठीक ना। जैसे चल रहे थे, अचानक से पैर के नीचे कांटा आ गया, तो उससे क्या होगा? आपका पैर तुरंत वहां से विड्रॉ हो जाता है। या गर्म ऑब्जेक्ट से, किसी हॉट ऑब्जेक्ट से अगर आपका हैंड टच हो जाता है, देन योर हैंड विल विड्रॉ, वाई? ड्यू टू द रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पॉन्ड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चेंबर्स इन ह्यूमन हार्ट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 4 चेंबर्स आर देयर। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 चेंबर, ठीक है। 4 चेंबर आपके ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका मेढक जो होता है उसके अंदर 3 चेंबर हार्ट होता है। मेढक जो होता है उसके अंदर 3 चेंबर हार्ट होता है। फ्रॉग के अंदर 3 चेंबर, 2 आर्ट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, राइट? ओके। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज? काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया बेटा। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज? कौन सा हार्मोन है जो सिक्रेट किया जाता है पैनक्रियाज के द्वारा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इंसुलिन। अब इंसुलिन इज राइट आंसर, बट ये भी जानने कि कहां से कौन रिलीज हो रहा है, बताओ सभी। थायरोक्सिन कहां से रिलीज होगा? सर नाम में ही आ रहा है उसका नाम, तो है ना, थायराइड ग्लैंड हो गई। आपका एड्रिनल कहां से रिलीज? एड्रिनल है एड्रिनालिन, इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन्स वगैरह पढ़ा है, एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन। एड्रिनालिन कहां से रिलीज होगा सर? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा, ये भी बात आपको पता हो गई। ग्रोथ हार्मोन, अरे सर ये तो वहां पिट्यूटरी का हार्मोन है, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है। और कौन सी लोब से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन? एंटीरियर लोब से या पोस्टीरियर लोब से? एंटीरियर लोब से। एंटीरियर हार्मोन से, एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पढ़ाया था ना, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच और ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन आर रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट?
केवल 2 हार्मोन्स याद रखो जो पोस्टीरियर के हैं और सारे के सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं. सो देयर विल बी इंसुलिन इज राइट आंसर विच इज रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर विच इज रिलीज फ्रॉम द पैनक्रियाज. यहाँ क्या क्वेश्चन में पैनक्रियाज से रिलीज होने वाला, तो इंसुलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. समझ आ रहा बेटा? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका डीएनए ही काम करता है. मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एज अ डीएनए ही जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है. कौन सा बेटा? अरे तो तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो, कौन सा छूट गया? हाँ, नंबरिंग पे चलना, सीक्वेंस में चलेंगे. हाँ ठीक है. 6 कहाँ पे थे? 6 नंबर क्वेश्चन. देखो बेटा, विच डिसीज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था एक चार्ट बना लो, एक तरफ ग्लैंड्स के नाम लिख लो, एक तरफ उसके हार्मोन्स के नाम लिख लो, फिर एक तरफ क्या करो, उन सबके होने वाली हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से होने वाली डिसीज याद करो. बताया था ना. पिट्यूटरी से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन है इसके हाइपर सिक्रेशन और हाइपो से क्या होता है. अगर हाइपो सिक्रेशन हो जाएगा तो डॉर्फिज्म, और हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा एक्रोमेगेली है, और बच्चों में हो जाएगा अगर हाइपर सिक्रेशन तो जिजेंटिज्म. थायरोक्सिन की कमी से बताया था अगर थायरोक्सिन रिलीज कम करेगा तो ग्वाइटर हो जाता है. थायरोक्सिन में ना पढ़ाया था, मिक्सोडीमा और कई सारे डिसीज पढ़ाए थे, तो ये सब ध्यान रखो. तो उनके हाइपर और हाइपो सिक्रेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें. तो इंसुलिन कहां पे थे? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन हमने बताया भी था, ऐसा कौन सा हार्मोन है विच हैव नीड टू आयोडीन फॉर देयर सिंथेसिस. कोई एक ऐसा हार्मोन का नाम बताओ जिसको निर्माण करने के लिए आयोडीन चाहिए होती है. बताओ कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको सिंथेसाइज होने के लिए आयोडीन नाम की चीज चाहिए, जिससे आप लोग क्या करते हो, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करते हो. खाते हो ना डाइट में आयोडीन युक्त नमक, टाटा वाला. तो क्या करते हो, तो उसमें क्या होता है, आयोडीन क्यों चाहिए सर हमको. ये जो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन है कहां गया, कहां पढ़ रहे थे, डेफिशिएंट आयोडीन. ये आयोडीन हमको जो थायरोक्सिन वगैरह हार्मोन्स हैं T3 T4 वगैरह, इन थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की नीड होती है. और आपको पता है थायरोक्सिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ग्लैंड नोन एज थायरॉइड ग्लैंड. सो देयर विल बी राइट आंसर. हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. अब इसी की अगर कमी कर दे रहे हो तो सर ग्वाइटर हो जाएगा, घेंघा रोग इसको हिंदी में बोलते हैं ना. तो ये ग्वाइटर बताओगे कि डेफिशिएंसी हो गई अगर आयोडीन की, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है. स्कर्वी किसके होते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है स्कर्वी. थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं, जान पा रहे हो स्कर्वी मतलब ये. स्कर्वी किसकी वजह से होता है बताओ बेटा. नेम दी विटामिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज द स्कर्वी इन सिंपल टर्म. बताओ कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी होता है. विटामिन सी. विटामिन सी की जब कमी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्वी. रिकेट्स किसकी कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी. गुड, विटामिन डी. बेरी विच विटामिन, विटामिन B1. विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी. विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स. पढ़ाया है ना सबने, होता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, पढ़ाया है सब तो. और ग्वाइटर किसकी कमी से होगा, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड की कमी से, मतलब थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन रिलीज करती है, अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगा तो आपको ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाएगी. क्लियर हुआ इतना ना. डन, चलें आगे. ठीक है, कह रहा है पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में, जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नाम का चैप्टर, उसमें जो प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं वहां से क्वेश्चन आया हुआ है. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन. बताओ बेटा पोलन ग्रेन्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं. देखो आपने मेल और फीमेल दो चीजें पढ़ रखी, आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, इसका नाम क्या है बेटा, स्टेमेन. आपने कुछ ऐसा भी पढ़ रखा है. हाँ, तो स्टेमेन में हमने दो चीजें पढ़ रखी, दिस वन इज एंथर, एंथर होता है ना, दिस वन इज फिलामेंट. ये क्या है, फिलामेंट.
तो आपने क्या पढ़ा, एंथर के अंदर कुछ होता है सर, एंथर के अंदर कुछ बनता है, क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं अंदर, तो एंथर इज राइट आंसर। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच आंसर इज राइट, एंथर। एंथर ध्यान भी रखना है, क्वेश्चन आता है कि स्टेमेन का डायग्राम बनाइए, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, स्टेमेन का डायग्राम में क्या क्या मेंशन करोगे, फिलामेंट, एंथर। एंथर में क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट जिनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्लियर है ना, डन। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज आर दी पार्ट ऑफ ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, यस। यहाँ पे जो बेटा आपके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हैं वो किसके पार्ट्स होते हैं, पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने, ऐसे करके ओवरी, ऐसे डायग्राम जो बनता है, ऊपर स्टिग्मा होता है, हैं? फिर ये इधर स्टाइल होती है, देन ओवरी वाला पार्ट लास्ट में होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर, पढ़ा है ना सबने। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, नॉट द पार्ट ऑफ स्टेमेन, दैट्स वाई दीज आर रॉन्ग आंसर। ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ये तो सब फीमेल के पार्ट्स हैं, जबकि जो पॉलन ग्रेन्स है आपके, ये वाले पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, पॉलन ग्रेन्स तो मेल से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, तो मेल का पार्ट एक ही दिख रहा है जिसका नाम है एंथर। कुछ समझ में आ रहा है, डन, ठीक है बेटा, नेक्स्ट। तो ये तीनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे, एंथर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स जो है ध्यान रखना, कौन, पॉलन ग्रेन ही तो ट्रांसफर होते हैं फीमेल स्टिग्मा पे, हाँ, तो जिसको पॉलिनेशन नाम देते हैं। विच प्रोसेस मेंटेन बैलेंस, विच प्रोसेस मेंटेन्स बैलेंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, चलो बताओ, आंसर दो फटाफट। विच प्रोसेस मेंटेन्स बैलेंस ऑफ वाटर इन प्लांट्स, बैलेंस कर रहा है, हाँ हाँ बताओ। रेस्पिरेशन सर, रेस्पिरेशन का कोई पानी से कौन सा लेना देना, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे ही कट हो जाएगा, ऐसे ही कट हो जाएगा सर, है ना। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन तो हमने कुछ फूड के ट्रांसफर से लेके सुना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सर फूड की यहाँ बात ही नहीं हुई, बात हो रही है यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो होगा आपका राइट आंसर। जर्मिनेशन, ये तो सीड का जर्मिनेशन होता है ना, तो ये तो तीनों ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे कि सर ये भी नहीं, जो आपका सही आंसर है वो ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन भी अभी पढ़ाई की, ट्रांसपिरेशन इज व्हाट, तो क्या बताया था, द प्रोसेस ऑफ एक्सेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर है, हाँ, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। जो ऑप्शन करेक्ट है वो तो करेक्ट है ही है, जो नहीं करेक्ट है उसका, वो क्यों नहीं करेक्ट है, उसका क्या, वो दूसरे क्वेश्चन में उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। देखो, द जेनेटिक मटेरियल इन ह्यूमंस, अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, डीएनए, आपका जो जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है वो डीएनए होता है। आरएनए ज्यादातर वायरसेस में होता है, क्या बोला, आरएनए जो होता है वो वायरसेस में। आपका कोविड-19 आया था, उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए ही था, क्या था, आरएनए, डीएनए नहीं था। हम लोगों में जेनेटिक मटेरियल कौन करता है, डीएनए। तो बात ध्यान रखना, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ ह्यूमंस। डन, बढ़े आगे, इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए 9, ठीक है, आगे चलते। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ध्यान पूर्वक सुनना और बढ़िया से आंसर देना आप लोग। थोड़ा सा साइज वाइज बढ़ा दिए हैं, आराम से देख सकते हो, ठीक है ना, ओके। बताओ बेटा कहाँ है ये एंजाइम, उसका ऑप्शन आ गया है ऊपर से, कोई वो उसके डाउट ना रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कह रहा है विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्कुलेटरी वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आया। ब्लड सेल्स पढ़ाई थी मैंने, जब हमने ब्लड का कॉम्पोजिशन देखा था तब पढ़ाया था, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखो बेटा ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आरबीसीज, आरबीसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करती है, समझते रहना, रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करते हैं। डब्ल्यूबीसी, ये तो सर हमको डिफेंस में काम करते हैं, एक तरीके से हमको किसी भी इन्फेक्शन से बचाते हैं, डिफेंस में काम करेंगे। जो आपकी प्लेटलेट्स है यही तो है जो क्लॉटिंग करते हैं ब्लड को, क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, आपकी प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, सर प्लाज्मा तो आपका फ्लूइड होता है जो लिक्विड फॉर्म है, मतलब ब्लड के अंदर जो आपका
ब्लड सेल्स को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट बचा वही तो प्लाज्मा है उसमें ना, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है। प्लाज्मा की बात करें तो क्या होता है, स्ट्रॉ कलर थोड़ा सा फ्लूइड होता है, जो कि आपका ज्यादातर इसमें सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है, लगभग 90 to 92%, 90 से 92% वाटर होता है, 7 से 8% प्रोटीन्स होते हैं, एक से लेस देन 1% आपके डिजॉल्व एलिमेंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स वगैरह। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो 10 में कौन सा आंसर सही होगा आपका, प्लेटलेट्स इज राइट आंसर। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको कि हाँ थोड़ा सा, तो उसके केवल क्वेश्चन को नोट करके उसका एक जो सही आंसर है उसको लिख लेना, ठीक है, जो लगे कि हाँ थोड़ा सा ये चीज डाउट में थी, नहीं आती थी अभी तक, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल सी बात है, बहुत 9th में ही पढ़ रखा है सर। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी है, ठीक है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये सब आप जानते होंगे। विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग भाई, लगाओ। रेस्पिरेशन पूछा है बेटा, रेस्पिरेशन ध्यान देना, ये वही क्वेश्चन कर पाओगे, वही कर पाएंगे जिन्होंने रेस्पिरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ी है। रेस्पिरेशन लगाओ दिमाग, कौन सा होगा, कह रहा है इसमें एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मुझे पता है आपको डाउट कहां पे होगा, और आपको डाउट होगा वो कहां होगा, जानते हो कहां होगा, तुम्हें डाउट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, ये दो तुम एलिमिनेट कर दिए होगे, पता है? आप बताओ इसमें कौन सा सही होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सही आंसर दे रहे हो, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। कैसे बेटा, ऑक्सीजन आपको पता है आप जब रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो रेस्पिरेशन में क्या होता था, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो ब्रेकडाउन होता है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका और आपका वाटर और प्लस एनर्जी फॉर्म होती है, बताओ यस और नो, एनर्जी फॉर्म होती है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लाइकोल मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही तो होता है रेस्पिरेशन में, एग्जैक्टली रेस्पिरेशन में किसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ना, रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन किसका होता है, ग्लूकोज का। तो ये बात ध्यान रखना, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन चाहिए होता है, ऑक्सीजन। कहां से आती है, ब्रीदिंग से। जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन आई, इसी ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में ये ग्लूकोज ब्रेक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, पढ़ा है ना, है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटर, ये तो आपने शायद हमें लगता है आप लोगों ने कलरफुल वर्ड में पढ़ा होगा, है कलरफुल वर्ड में क्या होगा, आइरिस। प्यूपिल नहीं है, अच्छा अगर प्यूपिल होता तो वो राइट आंसर होता है, प्यूपिल भी, प्यूपिल ही तो होती है, अगर नहीं है तो आप आइरिस को टिक कर सकते हो। रेटिना क्या काम करेगी सर, रेटिना पे क्या होता है, रेटिना, रेटिना इमेज बनाता है, रेटिना जो हमारी इमेज बनती है वो कहां बनती है, रेटिना पे। ध्यान देते रहना, ये सारी चीजें रिकॉल करो। कॉर्निया, कॉर्निया, लेंसेज, ये सब क्या है, कहां के पार्ट है, आई के पार्ट है, तो सबके बारे में आपने कलरफुल वर्ड में अच्छे से पढ़ रखा होगा। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन, बताओ भाई, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है सर, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, जल्दी जल्दी फास्ट, आपको पता है सब कुछ साफ साफ कि सर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉग में तो नहीं है, नहीं है, ह्यूमन में तो सेक्सुअल है, अच्छा ठीक, डॉग में भी, वो भी हायर ऑर्गेनिज्म, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फिर उसके बाद में हमने क्या बताया, जो आपका बचा ये वाला पार्ट अमीबा, अमीबा, इसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी अमीबा को पढ़ा था, और अमीबा की जब बात याद आती है तो उसके बारे में क्या क्या याद आता है सर, अमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है ना, प्रोटोजोअन्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो अमीबा जो होता है इसके बारे में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके क्या ख्याल है, तो अमीबा कैसा रिप्रोडक्शन शो करता है, बताओ, बडिंग करता है या फिर फ्यूजन करता है, फिशन करता है या फिर फ्रेगमेंटेशन, क्या फिशन, अच्छा ठीक गुड, फिशन करता है। कौन सा फिशन करता है, बाइनरी या मल्टीपल, बाइनरी। एनसीईआरटी क्या कहती है, अमीबा जो डिवाइड करती है वो सर बाइनरी फिशन करती है ना, बाइनरी फिशन,
बाइनरी फिशन मींस अमीबा जो होता है वो अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दो बराबर अपने जैसे आइडेंटिकल अमीबे फॉर्म करता है, दो अपने जैसे दो इक्वल अमीबे फॉर्म करता है। और ये बाइनरी फिशन इसीलिए बोला गया क्योंकि इससे एक अमीबे से दो अमीबे का निर्माण होता है। क्लियर है? हाँ, तो बाइनरी फिशन, और बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तो है पार्ट ना, समझ आ रही बात है? ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा अमीबा। क्लियर? द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया था, द मूवमेंट ऑफ फूड, द मूवमेंट ऑफ फूड इन अमीबे। बताओ भाई, अमीब इसमें द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन तो सर वो होता है हमारा लॉस ऑफ वाटर, अभी पढ़ाया था आपने, है? ट्रांसलोकेशन, हाँ कुछ कुछ लगता है। रेस्पिरेशन कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्या मतलब है? एब्जॉर्प्शन अलग चीज हो गई, एब्जॉर्प्शन तो रूट में होता है ज्यादातर, देखियो है ना, अधिकतर वही है। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है यही राइट आंसर है, क्योंकि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द फ्लोएम। कौन ट्रांसपोर्ट करता है फूड को? फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फ्लोएम। जाइलम is responsible for the transportation of water and minerals, but the phloem is responsible for the transport of food, and the transport of food is called translocation। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which vitamin is required to healthy vision? ये तो सभी को आता है, क्लास 6 में पढ़े होगे, है ना? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके हेल्दी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा, यानी आई डिसऑर्डर्स हो जाएंगे अगर उसकी कमी हो जाए। ठीक है, तो विच विटामिन रिक्वायर्ड, कौन सी है? ए बी सी डी। सर ए है जो इसी में हमने पढ़ा है कि इसी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ब्लाइंडनेस है, और जीरोफ्थैल्मिया है, ये सब पढ़ी है ना। तो विटामिन ए जो है इसकी कमी से आपको हेल्दी विजन, मतलब अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आपको आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हेल्दी विजन के लिए आपको विटामिन ए लेना चाहिए। विटामिन ए का सोर्स पढ़ा था ना, सबसे अच्छा सोर्स क्या था विटामिन ए का? कैरेट। क्या बताया था? कैरेट में विटामिन ए भरपूर मात्रा में था ना, पढ़े थे? हाँ, तो देखो बेटा ध्यान रखना, विटामिन से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, विटामिन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। आपको एक तो उसके सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन मिलेगा, दो जगह क्वेश्चन है, ध्यान रखो। अरे कदो इधर देखो, आपको या तो उसमें सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, कौन सा फैट सॉल्युबल है, कौन सा वाटर सॉल्युबल है। दूसरा क्वेश्चन उसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से पूछ लेता है। डेफिशिएंसी जो डिसीज होती है ना, कि उसकी कमी से कौन सा रोग हुआ, यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। और सॉल्युबिलिटी पे कौन सा वाटर सॉल्युबल है और कौन सा फैट सॉल्युबल। तो आपको हमने एक ट्रिक भी बताई थी, कीड़ा वाली ना। कीड़ा कहां गिरता है बेटा? कीड़ा कहां गिरता है? कीड़ा कहां गिरा था? जमीन पे। कीड़ा, इस कीड़ा को कहां फेंक दिया था? कीड़ा गिरा फैट में। तो जितने फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जितने फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यही तो आते हैं ना। वाटर सॉल्युबल विटामिन टमाटर में विटामिन सी है कि नहीं? विटामिन सी। तो आपके जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसमें विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। B1 B2 B3 जितने हैं वो सब क्या है? वाटर सॉल्युबल। विटामिन सी टमाटर में पढ़ाया था, कहा था कि जब टमाटर को कट कर देते हैं उसके बाद नहीं धुला जाता। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट है विटामिन सी, और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, वो धुल के चला जाएगा, तो टमाटर खाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो आपके एक होते हैं वाटर सॉल्युबल जो वाटर में घुल जाएंगे, एक होते हैं आपके फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, ये दो बातें ध्यान रखना बेटा। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल में हमने क्या बताया? विटामिन आपका कौन सा? विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स वाला जितना है। ठीक है, फैट सॉल्युबल का तो यही कीड़ा याद रखो बस। कीड़ा कहां गिरता है? फैट में। पानी में कहां जाएगा बेचारा ना, कहेगा हम फैट में जाएंगे, थोड़ा महंगा है। ठीक है, ऐसे कर लो। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के ई डी है, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो इधर का जरा फिर से, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट मसल टू बोन। क्लास 9th का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, ये तो है क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कौन सा है। बच्चे देखो, कार्टिलेज तुम नहीं लगाओगे, कट कर दिए। ज्वाइंट की बात ही अलग हो गई, दो हड्डियों के जोड़ को ज्वाइंट बोलते हैं। टेंडन और लिगामेंट में कंफ्यूजन हो रहा है, ट्रिक बता दें, याद हो जाएगी।
जैसे अभी फैट सोल्यूबल विटामिन को याद करने के लिए क्या बताई, कीड़ा गिरा फैट में, जितने फैट में कीड़ा KEDA, बस वो सारे के सारे फैट सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक ना। वाटर सोल्यूबल को टमाटर वगैरह जाने गए, जितने सिट्रस फ्रूट है उनको काट के, जैसे संतरे को या नींबू को या टमाटर को काट के नहीं धुला गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर विटामिन जो था वो वाटर सोल्यूबल था, वो पानी में धुल जाता, ठीक ना। तो ऐसे इसको कीड़ा से याद कियो, इसको याद करो। देखो यहां पे क्वेश्चन में है मसल को बोन से कौन जोड़ रहा है, तो ये है एक बोन, क्या है, बोन, और बोन को हमने कहा किससे जोड़ना है, मसल से, किससे जोड़ना है, मसल से। अब बेटा बताओ, एक हमने स्पेलिंग लिखी है लिगामेंट की और एक स्पेलिंग है हमने लिखी टेंडन की। अब एक बताओ बात कि इन पूरी इस इक्वेशन में आपको ओ कितनी बार दिख रहा है, ओ कितनी बार दिख रहा है, ओनली वन टाइम ना, बोन। तो ये बोन में ओ दिख रहा है तो एक ही बार ओ दिखता है, और एक बार ओ किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है, टेंडन में। बस यही वाला ओ उठा के यहां सेट कर दो, बस कभी गलती नहीं होगी, टेंडन। बोन को मसल से कौन जोड़ेगा, टेंडन, याद हो गया। तो गलती मत करना, बोन को मसल से टेंडन जोड़ेगा, और अगर बोन है और सर दूसरी भी बोन है, अब तो गड़बड़ हो गई, दो ओ आ गए। अब अगर दो ओ आ गए तो नहीं काम चलेगा, तो फिर सर लिगामेंट आएगा। अब दो दो ओ को कौन संभाले भाई, एक था तो देख लिया, टेंडन है तो ओ वाले संभाल लेगा, और यहाँ पे दो ओ आ गए। अब ये भी ओ, ये भी ओ, दो है तो अब इसके टेंडन की बस की बात नहीं, अब लिगामेंट आएगा, ठीक ना। ऐसे याद कर लो, ओ एक बार ओ अगर आया इक्वेशन में तो टेंडन, टेंडन में भी एक बार वन टाइम ओ है और उसमें भी ओ है। क्लियर है, ट्रिक्स भी याद करते रहना बीच बीच में जो जो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। जो कंफ्यूजन होने वाले लग रहे हैं कि इनमें गलतियां हम कर सकते हैं बोर्ड में, वो चीजें आप थोड़ा सा मार्क करके चलिएगा, है ना। थोड़ा सा एक पेपर रखो और उस पर अपने तरीके से लिख लो, शॉर्ट फॉर्म में जैसे भी सुटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका भाई, ओ माय गॉड, मेंडल जी। मेंडल से इस समय बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। मेंडल जो थे, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से स्टडी करी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, हाँ गैंगटॉक, कौन सी, वियना यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्टडी करी थी। तो इनकी यूनिवर्सिटी का नाम वियना, वो याद रखना। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ये याद रखना, ठीक ना। 7 कॉन्ट्रास्टिंग वो करेक्टर्स लिए थे, ये याद रखना। मटर के पौधे पे यानी पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो याद रखना। पाइसम सेटाइवम उसका साइंटिफिक नेम था, ये याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चन आते ही आते, ठीक ना। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ मेंडल पूछा है तो सर जेनेटिक्स के फादर हैं ये तो, है ना। फादर ऑफ कौन है, फादर ऑफ मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों जेनेटिक्स के फादर है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी करी थी। और किस पे करी थी सर, आपके पी प्लांट पे किया था, गार्डन पे, पी प्लांट पे। अब पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछता है ज्यादातर, तो ये आप लिखोगे पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम जो है ये इसका राइट आंसर है, पाइसम सेटाइवम, ठीक ना। सबको पता होना चाहिए, पाइसम सेटाइवम मटर का साइंटिफिक नेम होता है बेटा। डन हो गया, राइट आंसर विल बी जेनेटिक्स। समझ आ रहा। अच्छा बायोलॉजी एक वर्ड आया है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बहुत अच्छे, एरिस्टोटले। अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सर इनके बारे में तो पता होना चाहिए। एरिस्टोटले, जिनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु ना, हाँ ठीक है। ये अरस्तु जो थे बायोलॉजी, कोई पूछे बायोलॉजी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, देन योर आंसर विल बी जेनेटिक्स। चले हम लोग मूव करते हैं बेटा 19th क्वेश्चन पे। 19th नंबर का क्वेश्चन आ गया अपने पास, समझो केयरफुली लिसन। अब देखो यहां पे देखो, अच्छे से देखो और आंसर दो। विजिबल है ना सभी को, ओके। देखो बताओ आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। विच फैक्टर कॉजेज इवोल्यूशन, ओ माई गॉड। ये तो जब हमने शायद इवोल्यूशन को स्टार्ट किया था लेक्चर में तभी बताया था कि जो इवोल्यूशन होता है इसका कहां से कनेक्शन है, कि ऐसा कौन सा, रिप्रोडक्शन जब पढ़ाया होगा, रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि रिप्रोडक्शन में ऐसा कहां पे कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहे हैं। अरे बेटा दिखाई नहीं देख रहा, देखो देखो फिर से देखो, अब देखो लाइटनिंग हो रही ना, इस तरफ दिख रहा है, देख तो रहा होगा, और डाउन करूं, अब देखो देखो देखो, जूम करें, लो जूम लो, और लो जूम कर दिए, और करें, और लो, और करें, और लो, हाँ बस बस बस, बाहर नहीं निकालना है बेटा, देखो इतना, ठीक ना। विच
फैक्टर कॉजेज इवोल्यूशन? बहुत अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें तो यार। कॉजेज इवोल्यूशन, जब हमने कहा था कि रिप्रोडक्शन जब पढ़ा रहे थे बेटा, तो रिप्रोडक्शन में सुनो, समझो समझो समझो, जो हमने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात बताई थी। क्या बताई थी हमने? कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसमें वेरिएशन ज्यादा आते हैं? वेरिएशन ज्यादा किसमें आते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आते हैं। देखो, इससे तुम्हारा पूरा बायोलॉजी का रिवीजन हो रहा है, ध्यान दो थोड़ा सा, एमसीक्यू सॉल्व करने से होता है ये सब। वेरिएशन सबसे ज्यादा सेक्सुअल में आ रहे हैं, और ये वेरिएशन आने से होगा क्या? क्या फायदा बताया था वेरिएशन का? अगर वेरिएशन ज्यादा आ रहे हैं तो इसका फायदा क्या होता है? बोलो। फायदा ये होता है कि सर ये इवोल्यूशन कॉज करेगा, इवोल्यूशन कॉज करेगा, है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएंट्स में लीड टू द इवोल्यूशन, पढ़ाया था। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सर क्लोन्स बन जाते हैं, उसकी आइडेंटिकल कॉपी बन जाती है, उसी का सिमिलर पेरेंट के समान वही स्ट्रक्चर बनता है, तो वहां पे जो है इवोल्यूशन होने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर विल बी वेरिएशंस, एंड वेरिएशंस इन डिफरेंट जनरेशंस टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन दिस may लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज की इवोल्यूशन करवाता है ये। बात पल्ले पड़ी ना? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सो राइट आंसर विल बी वेरिएशन। वेरिएशन इज अ फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म। जो हेरिटेबल चेंज होता है, हेरिटेबल मीन समझते हो? जेनेटिकली जो चेंजेस होते हैं उसे हम किस में काउंट करते हैं? किस में काउंट करेंगे? किस में करेंगे? अरे सर वेरिएशन है ना, है ना, म्यूटेशन। अब जो हमने कहा ना कि इसमें जो इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन का मतलब ये है कि मतलब जैसे म्यूटेशन में हमने कहा, क्या बताया अभी, कि हेरिटेबल चेंज हुआ तो म्यूटेशन हुआ। इस तरीके से इवोल्यूशन कब होगा? जब वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे, कई सारी वेरिएशंस आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है ना। हाँ, एक्सक्रीशन। डाइजेशन तो सर फूड का ब्रेकडाउन वगैरह देखा है। रेस्पिरेशन आपका एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो राइट आंसर विल बी एक्सक्रेशन, बिकॉज द एक्सक्रेशन में कौन सा मेन ऑर्गन आता है? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है? मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है सर? किडनी। अच्छा, और कौन से एसेसरी ऑर्गन्स हैं जिनसे एक्सक्रेशन हो सकता है? नेम द ऑर्गन्स। लीवर से भी होता है, और लंग्स से होता है। लंग्स से सर कैसे होता है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है आपके लंग्स से होके नोस्ट्रिल्स के थ्रू, एक्सहेलेशन प्रोसेस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो वो भी बाहर निकला, तो लंग्स भी हैं। स्किन से स्वेटिंग होती है, स्किन भी है। लीवर है, बिलिरुबिन बाइल के फॉर्म में रिलीज करते, तो क्या करोगे? वो भी तो है ना बॉयज? क्लियर? ये बातें ध्यान रखिएगा। विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी, देखो बेटा, आपका कह रहा है फिल्टर कर रहा है। फिल्टरिंग ऑर्गन कौन है? बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कभी कभार। फिल्टर पूछ लिया, उनको दिमाग में क्या आता है कि ऑक्सीजन लेने जाता है हार्ट से। ध्यान देना बात को, कहां पे मैं बोल रहा हूं। यहां कहेंगे हार्ट, बच्चे गलती से हार्ट को टिक कर देते हैं, जो कि सरासर रॉन्ग आंसर है। हार्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड। Heart is a pumping organ that is responsible for the pumping of blood, not for filtering of blood. Filtering of blood is the function of kidney. किसका फंक्शन होगा? किडनी का। सो राइट आंसर विल बी किडनी। फिल्टरिंग ऑर्गन पूछता है तो सर किडनी लगाएंगे। लंग्स तो हमारे जो है हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन वगैरह में ना। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कौन सा है? कितने नंबर पे पहुंचे हम लोग? बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, 20 सेकेंड पे हम लोग हैं। 20 सेकेंड का आंसर बताओ फटाफट। विच इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? प्लास्टिक, ग्लास, वेजिटेबल। अच्छा, आवर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ाए थे। ऐसे वेस्ट, सुनो फिर से, ऐसे वेस्ट जो आपके जो माइक्रोब्स की हेल्प से डिग्रेड हो सकते हैं, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल। And those which are not dissolved or degraded, they are known as non-biodegradable waste. So right answer will be, which is a biodegradable waste? कौन सा biodegradable पूछा है सर? देखो,
बायोडिग्रेडेबल कौन सा होगा? वेजिटेबल पील्स है तो लगाओ, वेजिटेबल पील्स होते हैं डिग्रेडेबल ही तो है। अरे प्लास्टिक कहीं उसमें प्लास्टिक को डाल दो वो सालों साल पड़ी रहेगी ऐसे। केले का छिलका डालो 4 दिन बाद वो सूख साख के गायब मिलेगा थोड़ा सा, है ना? तो ग्लास,
चलो वॉइस का थोड़ा सा इशू था, उसको सॉर्ट आउट कर दिया सर ने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ गए बेटा, क्लियर है ना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, देन हम लोग लीव करेंगे, लीव। हाँ 28 में, अच्छा पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज राइट आंसर, पावर हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, एज यू ऑलरेडी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा देखो, फास्ट फास्ट फास्ट, दिख रहा है सभी को, विजिबल है ना। चलो बताओ बेटा, विच प्रोसेस इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, गेट क्लोज कर दो बेटा। विच प्रोसेस इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी आंसर दो, आंसर दो। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन। विच प्रोसेस इन्वॉल्व इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन पूछा है बेटा, बताओ ना इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्या डाइजेशन ऑक्सीजन के बिना रुका हुआ है क्या? नहीं ना। एक्सक्रीशन रुका हुआ है क्या? नहीं। ट्रांसपिरेशन रुका हुआ है क्या? नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? रेस्पिरेशन हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना है तो हमें चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चाहिए तो मतलब ऑक्सीजन पे डिपेंड प्रोसेस कौन हो गए? रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? आपका रेस्पिरेशन है सही आंसर, आपका डाइजेशन और एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन, दे आर नॉट required, they have no requirement of oxygen for their process. Next question, which vitamin helps in blood clotting? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पे हमने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग जो हो रही है उसके लिए कुछ चीजें बातें याद रखनी है। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ बातें याद कर लो आप लोग। देखो, अगर आपसे कहे कि कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट कराने के लिए हेल्प करती है, तो आप नाम दोगे फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन नाम दोगे। अगर प्रोटीन, देखो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन कौन सी है? कौन सी विटामिन है? विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन का नाम बताओगे बच्चों? विटामिन के, विटामिन के जो होती है वो ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करती है, विटामिन के। अगर आपसे पूछे ऐसा कौन सा आयन है, ऐसा कौन सा आयन है जो ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करेगा, तो आयन का नाम क्या लिखोगे? विच आयन? कैल्शियम आयन, याद रखना, कैल्शियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ब्लड क्लॉटिंग। अगर यहीं पे क्वेश्चन में कह दे कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, तो सेल्स पूछ लिया, अब कौन सा नाम करोगे? अब आपको प्लेटलेट पे जाना होगा, सही है ना। प्लेटलेट्स, जो ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स है आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या देते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो बेटा क्या करोगे, अगर कहा है क्वेश्चन में कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, तो सर फाइब्रिनोजन। अगर कहा कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, सर विटामिन के। कहा है कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम आयन। कौन सा है जो आपका प्लेटलेट, जो कौन से सेल्स हैं, तो सर प्लेटलेट्स। कैल्शियम का एक रोल और याद रखना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप क्लास 11th में पढ़ोगे, ठीक ना। समझ में आई बात? तो इसमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछ लिया है कि जो आपका विटामिन है, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग। अब यहाँ पे प्रोटीन नहीं पूछा है, आयरन नहीं पूछा है, सेल नहीं पूछा है, क्या पूछा है? क्या पूछा है? विटामिन पूछा है। तो कौन सा हमने पढ़ाया? विटामिन के। बस विटामिन के को टिक करो, ठीक ना। विटामिन के जो होता है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब लिख लिया तुम लोगों ने? नोट करो फिर मिटाते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट ग्रोथ? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ? कौन सा प्रमोट करेगा? ऑक्सिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन। देखो बेटा, दो बातें ध्यान रखना, इथाइलिन आपका और एब्सिसिक एसिड ये दोनों ही ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ना। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों आपके बढ़ाते हैं ग्रोथ को, लेकिन साइटोकाइनिन पे हमने पढ़ा कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ना। तो सेल डिवीजन जैसा कुछ नहीं लिखा है, केवल ग्रोथ पूछी है, तो ग्रोथ हार्मोन मेनली हम टिक करते हैं ऑक्सिन। सो राइट आंसर विल बी ऑक्सिन। डन? क्लियर है ना? समझ आ रही बात? साइटोकाइनिन भी आपका ग्रोथ प्रमोटर है, इट इज एब्सोल्युटली राइट, बट इन केस ऑफ ऑक्सिन, अगर ऑप्शन में आपके ऑक्सिन भी है, सो राइट आंसर विल बी ऑक्सिन।
अगर यहीं पे दे देता विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस, देन योर राइट आंसर विल बी साइटोकाइनिन। द बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये कहां से क्वेश्चन आया जान पा रहे हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्लांट मूवमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े थे ना अपने लोग, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या पढ़ा था? अगर लाइट एज अ स्टिमुलेंट काम कर रही है, लाइट एज अ स्टिमुलाई है, स्टिमुलस यहाँ पे कौन है? लाइट है। तो लाइट सीधे किससे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फोटो। फोटो मीन्स लाइट, फिजिक्स में पढ़ते होगे, फोटो मीन्स लाइट, है ना? तो ये फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? लाइट के रिस्पॉन्ड में जो प्लांट या प्लांट के पार्ट मूव करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब इसमें क्या बोलोगे? फोटोट्रॉपिज्म बोलोगे, राइट आंसर। कीमोट्रॉपिज्म सर, अगर स्टिमुलस केमिकल होता तो कीमोट्रॉपिज्म, अगर यहाँ पे ग्रेविटी होती तो ग्रेविटी होती तो जियोट्रॉपिज्म, या इसका दूसरा नाम ग्रेविट्रॉपिज्म बोलते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो रेफर्स टू दी वाटर, वाटर की प्रेजेंस में अगर कोई मूवमेंट हो रहा होता, वाटर की वजह से रिस्पॉन्स हो रहा होगा, तो सर हाइड्रोट्रॉपिज्म करते, लेकिन यहाँ लाइट है हमारा स्टिमुलस, देन राइट आंसर विल बी फोटोट्रॉपिज्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन ध्यान रखना, फोटो, कीमो, हाइड्रो, जितने भी टॉपिक मूवमेंट्स में पढ़ाए, नास्टिक में पढ़ाए, एक बार रिकॉल जरूर कर लेना, क्वेश्चन आता है। कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म और आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा 32, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? बाइल के कौन बनाता है? डाइजेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा है यार, बनाता है। अब पूछा क्या है? प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है? दो बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे तुम लोग क्या लगा रहे हो? अच्छा बताओ जरा, क्या लगा रहे हो? लीवर, ठीक है, सही लगा रहे हो। अगर इस पे जा रहे हो, गॉल ब्लेडर, अच्छा हाँ, प्रोड्यूसेस पूछा है तो यहाँ पे लीवर सही आंसर क्यों है? हाँ, तो अगर प्रोड्यूस पूछा है, प्रोड्यूस होगा बाइल कहाँ? लीवर में। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लेडर में। गॉल ब्लेडर में, गॉल ब्लेडर तब सही होगा जब आपको स्टोरेज पूछेगा, तो आपका गॉल ब्लेडर राइट आंसर होगा। अगर आपने पूछ लिया है कि ये कौन बनाता है, तो लीवर राइट आंसर होगा। समझ गए? डाइजेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टिश्यू देखो इसका आंसर दो। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट? फूड ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? है तो आराम से कर लोगे, फ्लोएम हो गया ना। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड व्हाट? मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स दोनों बातें याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है, वाटर और फूड तो पढ़ के गए, मिनरल नहीं जानते हैं कौन ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर और मिनरल बोथ आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी जाइलम, क्योंकि वाटर में ही मिनरल्स क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। कैम्बियम कॉर्टेक्स की बात ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। द शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप कैसा होता है? बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं सब, हैं? बाइकॉनकेव। क्यों बाइकॉनकेव है सर? स्फेरिकल क्यों नहीं हो गया? डिस्क शेप क्यों है? स्फेरिकल क्यों, गोल गोल क्यों नहीं हो गया? इसलिए नहीं हो गया क्योंकि आरबीसी को फ्रीली फ्लोट करना है, सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए, उसको ऑक्सीजन भर के ले जानी है ना अपने साथ, इसलिए उसका शेप जो है बाइकॉनकेव होता है। इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि अगर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया होते तो यही इतनी जगह घेर लेते ना, तो उसको जगह नहीं मिलती उसके ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। तो ये सब बातें ध्यान रखना, बाइकॉनकेव शेप होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया चाहिए उसको। अगर माइटोकॉन्ड्रिया होते तो ऑक्सीजन तो आधी वही खा जाती है ना, तो उसको नहीं कर दिया, इसमें हटा दिया। नेचर ने भी बहुत चीजें करी है ऐसी, हैं, ठीक है। विच गैस फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ एयर? मेजर पार्ट ऑफ एयर, एयर में हमारे सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन बहुत है। एयर क्या होता है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है सर, बताओ ना। ऑक्सीजन तो हमने पढ़ी है सर, 21% अप्रॉक्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लगभग। नाइट्रोजन 78% है। ओ माय गॉड, 78%, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन इसी का मिलेगा, 78% होती है ना। चलो ठीक, यही 78%, चलो जान गए ना। चलो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरियल डिसीज का नाम बताना है। मलेरिया क्या ये बैक्टीरियल डिसीज है? ट्यूबरकुलोसिस क्या ये बैक्टीरियल? डेंगू, मीजल्स, अरे टीबी बहुत नाम सुने हो, टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अ पैथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम में ही नाम आ गया बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पैथोजन होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो सर इसके नाम में ही जब ट्यूबरकुलोसिस और ये टीबी भी आ गया, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया भी आ गया, इसमें इट मींस मलेरिया तो प्लाज्मोडियम नाम का आपका पढ़ा है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये सब तो हमारी प्लाज्मोडियम की स्पीसीज है जो कि आपका प्रोटोजोन होता है ना। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल है और तो हमको देखने ही नहीं थे, यही आंसर सही हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस इज राइट आंसर। गधों इधर देख लो। फिर उसमें क्या होगा, हो गया 37 क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट स्लाइड चलो देखो और फटाफट आंसर देते रहो। विच प्रोसेस अकर इन स्टोमेटा, स्टोमेटा में क्या होता है सर, बहुत अच्छी बातें पूछ रहे हैं देखो हैं। ट्रांसपोर्टेशन पूछा है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। देखो 2 बातें ध्यान रखा, जहां स्टोमेटा का नाम सुनो, स्टोमेटा आ गया तो क्या क्या याद आएगा तुरंत, सर यहां से तो गैसेज एक्सचेंज होता है, क्यों बच्चों, गैसेज एक्सचेंज भी यहीं से होता है। दूसरी चीज यहीं से तो हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन, गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन दोनों बातें ध्यान रखो। सुन पा रहे हो क्या कह रहा हूं, तो इसमें ये ध्यान रखो कि जो आपका स्टोमेटा होगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेज एक्सचेंज एज वेल एज ट्रांसपिरेशन। अब इसमें से दोनों में से जो मिल जाए उसको टिक कर दो। कौन सा मिल रहा है आपको, कौन सा मिल रहा है, ट्रांसपिरेशन मिल रहा है, बस ट्रांसपिरेशन राइट आंसर हो गया। गैसेज एक्सचेंज दिए ही नहीं, बात खत्म हो गई। विच स्ट्रक्चर कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सर क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये तो सब सेल ऑर्गेनल से हम, सो इनसे मतलब ही नहीं है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेल ऑर्गेनल थोड़ी करेगा, वो न्यूक्लियस होता है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम्स हमारे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना। विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प्स इन बैलेंस, ओ माय गॉड, ये बताओ भाई कौन सा ईयर का पार्ट है, सेंस ऑर्गन से क्वेश्चन है थोड़ा सा। पिन्ना का काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट द साउंड वेव्स। कॉकलिया जो होता है आपका, ये आपका होता है ईयर बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। हेल्प्स इन, विच पार्ट ऑफ ईयर हेल्प्स इन बैलेंस, जल्दी जल्दी बताओ बताओ, हम इसको अभी थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें एक चीज और दे रखी है, सेमी सर्कुलर कैनाल भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अगर यहां पे कॉकलिया दिया है, अगर वेस्टिब्यूल दिया होता तो वेस्टिब्यूल सही आंसर था, नहीं दिया है तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, सेमी सर्कुलर कैनाल जो है इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहां पे ईयर हेल्प इन बैलेंसिंग। अगर सुनने के लिए, देखो कान का काम केवल सुनना नहीं है, ऐसा तो हमने पढ़ा है। कान और क्या करते हैं, सुनते तो हैं, ये हमारे बैलेंस भी करते हैं बॉडी को, चलते हैं हम सीधे तो बैलेंसिंग का काम करेगा ना। तो ये हमारा ईयर जो है बैलेंसिंग और सुनने दोनों का काम, हेयरिंग एंड बैलेंसिंग बोथ आर फंक्शंस ऑफ ईयर, अलग अलग पार्ट्स हैं उसके। तो कॉकलिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग एंड वेस्टिब्यूल इज अनदर पार्ट ऑफ द ईयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। बट हेयर ऑप्शन vestibule is absent, then your right answer will be semicircular canal. Semicircular canal also involves in the phenomena of balancing body of our system, ठीक है, बॉडी को ये जो है बैलेंस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन सनलाइट। सनलाइट में बैठ के कौन सी विटामिन लेते हो तुम लोग, हाँ जरम से जान रहे हो, है विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक, विटामिन डी सनलाइट से सिंथेसाइज हो रही। विच अच्छा विटामिन डी की डिफिशियंसी बीमारी कौन सी बताई थी, कौन सी डिसीज थी, Which disease is caused by the deficiency of vitamin D? Rickets पढ़ा था ना। और which disease is caused by the deficiency of vitamin A? जीरोप्थेल्मिया है। और ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से बताया था। विटामिन बी, B1 में बेरी बेरी ध्यान रखो, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी, चारों ऑप्शन खत्म हो गए, ठीक ना, ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। विच ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन, ओहो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम तो सुने हुए होंगे। अब ऐसे पढ़े नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम बैक्टीरिया करता है ना, क्योंकि क्या पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में तो है नाइट्रोजन, प्लांट क्या डायरेक्ट नाइट्रोजन खींच सकते हैं अपने पास, एटमॉस्फेयर में तो बहुत भरी पड़ी है नाइट्रोजन, खींच ले प्लांट, नहीं ले सकते हैं।
तो नहीं ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं? कुछ बैक्टीरिया उनके पास, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिर वो रूट से एब्जॉर्ब होता है ना, पढ़ा है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया एग्जाम्पल सही हो जाएगा। चलो ठीक। विच लेवल ऑफ ब्लड चेन हैज मैक्सिमम एनर्जी? सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होती है फूड चेन में? फूड चेन में सबसे ज्यादा एनर्जी किस लेवल पे होगी? फूड चेन में मैक्सिमम, देखो कदो, मैक्सिमम नॉट मिनिमम। सबसे ज्यादा कहाँ एनर्जी होगी? प्रोड्यूसर के पास, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी है प्रोड्यूसर कहाँ है? अच्छा ठीक है, ये लिखा तो है, प्रोड्यूसर लगाओ। और सबसे कम अगर लीस्ट एनर्जी पूछ ले, मिनिमम, तब टर्सरी पे जाओगे। अगर सबसे कम होगे तो टर्सरी कंज्यूमर पाएगा, सबसे कम एनर्जी पाता है ना, सबसे ज्यादा तो प्रोड्यूसर के पास है। राइट आंसर यही होगा। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस में पहले वर्ड हेपा, HEP दिख रहा है, हिपैट तक तो समझ में आ रहा है ना, हिपैटिक, इससे क्या मतलब होता है? हिपैटिक, जैसे कई जगह पे आपने पढ़ा होगा रीनल, आपने पढ़ा होगा कार्डियक, आपने पढ़ा होगा पल्मोनरी, इनसे क्या मतलब होता है? अगर कहीं पे वर्ड कार्डियक आया है, कार्डियक मतलब हार्ट होता है, रीनल मतलब सर किडनी होता है, और तो हिपैटिक का मतलब क्या होगा? हिपैटिक का मतलब लीवर होता है, सिंपल है। तो इसमें कहा है कि हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है, हेपेटाइटिस किसको अफेक्ट करेगा? तो हेपेटाइटिस अफेक्ट करेगा आपके लीवर को। हेपेटिक वर्ड आ गया, हेपेटिक वर्ड ही बताता है, हिपैटो पोर्टल वीन पढ़ा होगा, है ना? तो यहाँ पे लीवर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? समझ आ रही बात है? ठीक है, 44 हो गए हमारे आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दो फटाफट। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट? बोलो बोलो बोलो। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट? बोलो बोलो बोलो, कौन सा फ्रूट बनेगा? फ्रूट में कौन चेंज होगा? यहां पे दो बातें बताऊंगा। एक चीज कोई फ्रूट में चेंज हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और एक चीज सीड में चेंज हो जाती है। ओव्यूल होगा, ओव्यूल होगा। देखो बेटा, ओव्यूल था, जब सर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल से बन जाता है सीड। क्या बन गया? सीड। तो सर ओव्यूल वाला आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, है ना? एंथर स्टिग्मा, एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निर्माण सुना है, लेकिन फ्रूट का निर्माण नहीं सुना है। स्टिग्मा, अरे सर बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। ओवरी बचा, ओवरी को याद करो, जो ये ओवरी है इसके बाद में यही फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बना लेते हैं? फ्रूट बना लेते हैं सर। तो ovary will get converted into the fruit after fertilization, ovules will get converted into the seed after fertilization। सीड किससे बनेगा? ओव्यूल से। फ्रूट किससे बनेगा? ओवरी से। दोनों बातें ध्यान रखना। यहां पर क्वेश्चन आया है आपके फ्रूट से, तो आप टिक कर दो किसको? कौन सा? ओवरी। एंथर स्टिग्मा से यहां पे कोई लेना देना है ही नहीं। 46, विच प्रोसेस रिलीजेज एनर्जी इन सेल्स? ओहो, कौन सा है भाई एनर्जी रिलीज करेगा? रिलीज कह रहा है, देखो एक्सोथर्मिक वाली कंडीशन आ रही है कुछ, रिलीज एनर्जी इन सेल्स। फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस से होगा? क्या रेस्पिरेशन से होगा? क्या ट्रांसपिरेशन से होगा? क्या रिप्रोडक्शन से एनर्जी रिलीज होगी? लगाओ दिमाग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किससे एनर्जी रिलीज होगी? रेस्पिरेशन से। सर क्यों? रेस्पिरेशन एनसीईआरटी कहती है, साफ साफ लाइन मेंशन है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस इज व्हाट? देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, या यू कैन से रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और तुम्हें पता है ना कि एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये है कि कोई बड़ी सी चीज छोटी छोटी चीजों में टूट रही है ना? तो टूटेगी किसमें? रेस्पिरेशन में ही तो टूटता है। ग्लूकोज टूटता नहीं है, ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी फॉर्म करता है ना। अरे सर, रेस्पिरेशन के जो इक्वेशन लिखे थे ना कि ग्लूकोज होता है हमारे पास, इस ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द CO2 प्लस CO2 एंड H2O एंड सम एनर्जी आल्सो रिलीज। तो एनर्जी आ रही है, ऐसे समझ आ रहा है कि नहीं? फोटोसिंथेसिस, अरे सर फोटोसिंथेसिस में तो हम ग्लूकोज बना रहे हैं, और बनाने में तो एनर्जी लगती है, खर्च होती है, रिलीज थोड़ी होती। तुम घर बनवाओगे तो पैसा खर्च हो रहा है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस होगी तो एनर्जी खर्च होती है, और जब हम तोड़ते हैं, तोड़ने में कौन सा पैसा लगता है? मारे लात गिर गई दीवार उधर है, तो क्या हुआ? तो रेस्पिरेशन में क्या है? यहाँ पे रेस्पिरेशन, यहाँ पे जो है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। पहले पढ़ाया था एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें किसी बड़ी चीज का निर्माण होता है, और जब निर्माण होगा किसी चीज का तो एनर्जी कंज्यूम होगी, नॉट रिलीज होगी।
ठीक ना। और जब हमने बोला था कि जब कैटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि कोई बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों में टूटती है ना। पढ़ाई थी ये बातें। ग्लूकोज का टूटना कैटाबॉलिक प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज यानी फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस।